वेलकम। ये हमारी फोटोशॉप की बेसिक सीरीज रहने वाली है जिसके अंदर हम बेसिक फोटोशॉप को कवर करेंगे। उसके बाद हम एडवांस फोटोशॉप की सीरीज निकालेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं फोटोशॉप को इंस्टॉल करता हूँ तो फोटोशॉप किस चीज़ का सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है। जो एडोबी है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च करता है। जैसे आपने इलस्ट्रेटर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत सारे एडोबी एक्सडी डिजाइन इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को निकालता है। तो फोटोशॉप उन्हीं में से एक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला टूल जो आपको सीखना चाहिए वो होता है फोटोशॉप। अब ज़्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए हम इसके बारे में थोड़ा, सबसे पहले इसके लिए आपको जो कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, 16 GB रैम होना चाहिए, उसमें चल जाएगा। अगर 8 GB होता है तो भी चल जाएगा, बट एक चीज आपका होना चाहिए, 4 GB आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड 4 GB होगा तो ही बहुत अच्छे से चलेगा, वरना लैग करेगा। फोटोशॉप पेड में भी होता है और फ्री में भी होता है। जैसे अगर आप फ्री में कहीं से डाउनलोड करते हैं, हम पेड के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो एआई रिलेटेड होते हैं, जो भी लेटेस्ट के अंदर जो चल रहे होते हैं। फ्री के अंदर आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती है। अगर आप आईओएस के लिए जा रहे हो तो आपको पेड में ही मिलेगा, और अगर आप विंडोज के लिए जा रहे हो तो आप फ्री का यूज कर सकते हो। फ्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फाइल सीआर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गेट इनटू पीसी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये दो वेबसाइट है, यहाँ से आप फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हो। अभी लेटेस्ट के अंदर 2025 चल रहा है, आप 23 और 22 यूज करो। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, क्यों? क्योंकि 24 और 25 में बग होता है अगर हम इसको क्रैक वर्जन में डाउनलोड करते हैं। तो आप 25 पे अगर किसी का लैपटॉप में कंपेटिटिव जैसे इलस्ट्रेटर रहेगा तो आपको ये चीज प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी अभी आप सीखने के लिए आप 23 तक रहो। सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी चीजें 25 में एडवांस होगी या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वहां नहीं मिलेगा। या बस हाँ, आप 2019 वाले पे मत जाना, उसमें थोड़ी सी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिसिंग लगेगी। तो ये चीज थी जो फोटोशॉप के बारे में थी। अब मैं आपको बताऊं कि फोटोशॉप का प्राइमरी यूज क्या होता है। तो फोटोशॉप का प्राइमरी यूज होता है, सबसे पहला यूज होता है फोटो एडिटिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला। हम इसको यूज करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर वेब के लिए। वेब मतलब या प्रिंट के लिए भी यूज कर सकती है। दोनों टर्म क्या है मैं आपको डिटेल के अंदर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो फोटोशॉप प्राइमरी यूज फोटो एडिटिंग के लिए होता है। ये आपकी वेलकम स्क्रीन होती है। अब फोटोशॉप में सबसे पहले हम दो तीन चीजों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये होती है नैव बार। नैव बार का मतलब होता है अगर आप किसी भी टैब के अंदर जाओगे तो आपको उसकी एडिटिंग मिलेगी। जैसे जैसे मुझे फाइल को सेव करना है तो आपको यहाँ से मिलेगा, अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आपको यहाँ से मिलेगी। ये सारी चीजें टैब है, इसको मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगी। ये आपको कहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मुझे कोई भी डिजाइन बनाना है तो मुझे एक कैनवास की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप उसको कह सकते हो कि एक पेपर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग के लिए आपको पेपर की जरूरत पड़ती है, वही ये चीज यहाँ पर। ओपन का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसी फाइल या कोई चीज जेपीजी वगैरह कुछ है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोकल ड्राइव से कनेक्ट हो जाओगे। मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाता है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए। अब डायमेंशंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज होती है। जैसे आपको विड्थ और हाइट हर एक चीज का अलग अलग होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर एक चीज वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आप ये समझो कि फोटोशॉप के अंदर अगर आप कोई भी डिजाइन बनाने जा रही हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसका साइज क्या रखने वाले हो। तो वो जो साइज क्या रखने वाले हो वो आपको यहाँ से फोटोशॉप ने कुछ प्रीसेट दे रखे हैं। जैसे कि फोटो एडिटिंग के लिए आपको फ्रेम के साइजेस यहाँ पे बता रखे हैं। प्रिंट भी कर देता है फोटोशॉप, तो यहाँ पर आपको A4 साइज और पेपर के साइजेस बताए रखे हैं कि आप कौन सा साइज लेकर के आप प्रिंट कर सकते हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन भी अगर आप यूज करना चाहो, अगर अपनी हॉबी को लेकर के जाना चाहते हो तो आप यहाँ से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है उनके साइजेस भी लेके जा सकते हो। वेब के लिए अभी तो यूज नहीं होता है, लेकिन पहले फोटोशॉप वेब के लिए यूज होता था। वेब स्क्रीन वगैरह के लिए जो लैंडिंग पेजेस वगैरह डिजाइन होते थे वो यहाँ से होते थे। एंड देन मोबाइल स्क्रीन के लिए भी होता था, तो मोबाइल के स्क्रीन साइजेस हैं। फिल्म एंड स्टूडियो जो क्लिप्स है वो भी एडिट होती है फोटोशॉप के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेंट के अंदर। जैसे कि मैंने कोई भी अभी डायमेंशन नहीं ले रखा है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं शो करा, लेकिन जैसे जैसे आप डायमेंशन पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, आपको प्रीसेट या कोई फीचर्स तो मिल जाते हैं गाड़ी के, लेकिन आपको गाड़ी जब तक मैनुअली चलाने के लिए नहीं देंगे तब तक वो मजा नहीं आता।
कुछ एक प्रीसेट तो दे रखे हैं, लेकिन अगर मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करनी है तो मुझे यहाँ पे डायमेंशन दे नहीं रखा है। अगर मुझे फेसबुक एड्स के लिए कुछ क्रिएटिव्स बनाने हैं तो मेरे को यहाँ पर डायमेंशन नहीं दे रखा है। तो इसीलिए अब मेरे पास में यहाँ पर खुद का कंट्रोल्स होने चाहिए, जिसको यहाँ पर कहते हैं। अब आप कोई भी अगर फाइल का नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास करके आपका नाम दे दिया यहाँ पर। आप बाद में भी इसको नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर होता है विड्थ। हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी आपको कोई फ्यूचर के अंदर डायमेंशन शेयर करेगा आपके साथ में, तो आपको डायमेंशन इस तरीके से आएंगे, जैसे 1080 और 1080। तो सबसे पहली वाली जो वैल्यू होती है वो विड्थ को रिलेट करती है, और जो सेकंड वाली होती है वो हाइट को रिलेट करती है। अगर आप किसी चीज के लिए डिजाइन करो, किसके लिए डिजाइन करो, तो जैसे मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए डिजाइन करूँ, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट का क्या साइज होता है, ये ग्रिड्स के बारे में आपको पता लगाना है कि जो इंस्टाग्राम की ग्रिड्स किस हिसाब से वर्क करती है, उसका रील्स का कवर साइज क्या होता है, उसकी स्टोरी साइज क्या होता है, फेसबुक का क्या रहता है, ट्विटर का क्या रहता है, लिंक्डइन का। आपको गूगल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर विड्थ की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1080 बाय 108। अब ये यहाँ पर आपने इसलिए रेड बॉक्स आया क्योंकि इंचेस के अंदर काम करा। अब यहाँ पर आते हो तो राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर बॉक्स दिखता है जिसके अंदर यूनिट्स होती है। ग्राफिक डिजाइनर मेनली पिक्सल्स पे काम करता है। हमारे पास में जिस भी डायमेंशन या जिस भी यूनिट के अंदर हमारे पास डायमेंशन आते हैं, हमें वही यहाँ से पिक करना है। अगर आपको इंचेस में दे रखा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास में दे रखा है, आप ले सकते हो। अभी फिलहाल हम पिक्सल में ले रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने पिक्सल किया, वो जो यूनिट थी वो कितने सारे में कन्वर्ट हो गई है, तो मैं 1080, और यहाँ पर जाकर के अभी इंस्टाग्राम ने चेंज कर दिया है तो 1350 इसका हाइट कर दिया है। पहले 1080 ही था। अब यहाँ पर बात करते हैं रेजोल्यूशन की। ये ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन अपने आप बदल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर के 2000 ऐड करूँ तो ये अपने आप इस ओरिएंटेशन को बदल देगा। जैसे देखो, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कब रखना है, जब आपको एक ओरिएंटेशन को चेंज करना है। जैसे आपने A4 साइज ले रखा है, उस A4 के और उसको हॉरिजॉन्टल लेना है तो ले सकते हो। आर्टबोर्ड को आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि क्या होता है बाद के अंदर। आर्टबोर्ड टूल है इसके अंदर बेशक। तो आर्टबोर्ड को अभी के लिए अभी हम इस पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन काम करता है प्रिंट और वेब के अकॉर्डिंग। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर दो चीजों पे काम करता है, एक वेब के लिए काम करता है तो एक वो प्रिंट के लिए काम करता है। जब वो प्रिंट के लिए काम करेगा तो कलर्स वगैरह अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब वो वेब के लिए करेगा तो अलग तरीके से काम करेंगे। इसी पर बेस्ड होता है कलर, मोड और रेजोल्यूशन। दो चीजें इसके अंदर आती हैं। अब ये बाद के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताती हूँ क्या होता है। फिलहाल अगर वेब के लिए हो तो 72 से लेकर के 150 तक ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 72 ये मिनिमम। और अगर प्रिंट के लिए हो तो 300 रेजोल्यूशन लेना है आप। क्योंकि हम वेब के लिए बना रहे हैं तो आपने 150 ले सकते हो, या मैं 72 इसलिए नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन का इतना समझो कि वो क्वालिटी ऑफ द क्रिएटिव होता है। पीपीआई पिक्सल पर इंच है तो हम पिक्सल पर इंच पे काम करते हैं। कलर कोड हमें आरजीबी रखना है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड व्हाइट लूंगी और एडवांस के अंदर sRGB को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी। जब आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, ये आपका कैनवास होगा और ये आपका वर्क स्पेस होगा। तो सबसे पहले हम वर्क स्पेस को और कैनवास को समझते हैं। अब मैं इस पूरे वर्क स्पेस को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि नैव हम देख चुके हैं, उसके जस्ट नीचे होते हैं कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स किस चीज के, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको कुछ एक टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन टूल्स के जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये वाले इसके टूल्स। जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे वहां पर कंट्रोल्स चेंज होते जाएंगे। जैसे ऐसा मान के चलो कि आप ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास में, तो ज्योमेट्री के अंदर आप टूल्स रखते हो, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर। वैसे ही आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो वही सारे यहाँ पर टूल्स है जो एक एक करके हम डिटेल के अंदर इसको समझेंगे। राइट साइड के अंदर आपके पास में है, उसको कहते हैं लेयर पैनल। यानी कि जो भी चीज आप यहाँ पर आपको दिखती है एक डिजाइन के अंदर, जैसे अगर आप कोई भी डिजाइन लेकर के आते हो वो आपको शो होता है, उसके अंदर जो भी चीज यूज हो रही होती है उसको लेयर कहते हैं ग्राफिक्स के अंदर। तो लेयर को ऑर्गेनाइज रखना, स्ट्रक्चर रखना, अगर कोई भी इफेक्ट वगैरह लगाना है, कुछ इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर जाकर के लेयर पैनल से उसको करना रहता है। अब सबसे पहले इस वर्क स्पेस को हम एडिट करना सीखते हैं। मान के चलो आप यहाँ से इस काम को कर रहे थे, ये सारे टैब जो हैं वो गायब हो गए या फिर किसी भी वजह से ये सारा इधर उधर हो गया। अब इसको मेरे हिसाब से अब या अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं।
तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी टूल गायब हो जाता है तो आप विंडो सेक्शन में जाएंगे तो और यहाँ से लेके आएंगे। लेट सपोज मैं टूल पैनल को यहाँ से लेके आके और गायब कर दूं। अब मुझे टूल पैनल लेके आना, तो विंडो सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टूल पैनल, ये रहा, ये टूल पैनल आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको ड्रैग करके और यहाँ पर जब तक ये ब्लू लाइन आती है और यहाँ पर जाकर के इसको ड्रॉप कर दोगे तो ये चीज यहाँ पर वापस स्टिक हो जाएगी। अब वर्क स्पेस बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें होती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ग्रेडियंट, ये हिस्ट्री, कमेंट्स, ये सारी चीजें मैं जब चाहूँ तब मैं विंडो सेक्शन में जाकर के लेके आ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा वर्क स्पेस यहाँ पर क्लीन रहे और डिस्ट्रैक्टेड ना रहे। इसके लिए मैं ऐसे टैब्स को यहाँ पर जाके क्लिक करके और इसको क्या कर दूंगी, क्लोज टैब ग्रुप के अंदर, इस वाले को भी जाकर के मैं क्लोज टैब ग्रुप कर दूंगी। और मुझे लाइब्रेरी वाला नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी पैनल चाहिए, तो मैंने इसको जाकर के भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर ऐसा करके सारे क्लोज हो जाते हैं और वापस आपको वैसा ही चाहिए जैसा आपको चाहिए था, जैसा आप मांग रहे थे, तो विंडो सेक्शन में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर जाकर के रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपका जो वर्क स्पेस है वो वैसा ही हो गया है जैसा फर्स्ट टाइम था, या एडोबी ने जैसा आपको बना करके दिया हुआ है। अब मैं इस सारे वर्क स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए मैंने सबको क्लोज कर दिया। और मुझे प्रॉपर्टी वाला पैनल चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी वाले पैनल को फोल्ड करके यहाँ पर लेके आ गई। लेयर पैनल चाहिए 5 चेयर, ये वाला पैनल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का जो पैनल है अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही सेव हो जाए मेरे नाम से। तो आप विंडो में आएंगे, वर्क स्पेस में आएंगे, वर्क स्पेस में आएंगे, यहाँ पर जाकर के आप न्यू वर्क स्पेस को क्लिक कर देंगे और अपना नाम सेव कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर जाकर के फर्स्ट क्लास करके सेव करूंगी और ये फर्स्ट क्लास से इसको सेव कर दिया। अब मान के चलो आपने वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया, मैंने एसेंशियल्स डिफॉल्ट और वर्कस्पेस में जाकर के रीसेट एसेंशियल्स कर दिया। अब ये वापस वैसा ही हो गया। एक क्लिक से अगर वापस लेके आना है तो वर्कस्पेस और जा करके हम हमारा फर्स्ट क्लास वाला जो है वर्कस्पेस लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर RGB और CMYK के बारे में और रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ में हम टूल्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।